करते हैं, देखते हैं, उनको जोड़ा जाता है। कभी कभी वो दिखाई दे रहे हैं, किसी के बाल यूं खड़े हैं, किसी के बाल यूं खड़े हैं, और वो आके बैठ गए, किसी ने मुंह भी नहीं धोया है और फूफा करना शुरू कर दिया। अरे भाई, योग करने आए हो, कम से कम उठ तो जाओ पहले। उठने के बाद फ्रेश तो हो जाओ। आप सामने वाले, आप किसको चेहरा दिखा रहे हो? योग करके आप किसको बता रहे हो? हम अपने समाज को दिखा रहे हैं? नहीं। योग हम किसके साथ कर रहे हैं? उस परमात्मा के साथ कर रहे हैं। उस परमात्मा के साथ स्वयं का योग करने के लिए जब जा रहे हैं, उसके साथ हम जुड़ रहे हैं। आप कॉलेज आते हो, हम लोगों के सामने, टीचर्स के सामने आते हो, प्रोफेसर्स के सामने आते हो, अपने विद्यालय में आते हो, अपने साथियों के साथ मिलते हो, तो आप 10 बार कंघी फेरते हो, चेहरा धोते हो। और जब उस सुप्रीम पावर से मिलने जा रहे हो, तब तो फिर बड़ी बेगैरत बात है कि आप बिल्कुल साफ सुथरे होकर नहीं बैठते हो। कम से कम उस टाइम तो साफ सुथरे होकर बैठो। किससे मिलने जा रहे हो? सुप्रीम पावर जो है। आप किसी ऑफिसर से, आप पीएम साहब से मिलने जाओ तो 10 बार आप तैयार होगे, क्या पहने, क्या नहीं पहने, क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या नहीं होगा, ये सोचते हो। और जो सुप्रीम पावर है, उससे मिलने का एक टाइम निश्चित किया गया है, उसके लिए आप तैयार नहीं होते। तो ये सेडिमेंट्री लाइफ स्टाइल जो है, ये हर रोग की जड़ है। जितने भी, चाहे वो कैंसर हो, अभी हम कैंसर का भी आपका चैप्टर पकाया है, कैंसर भी अगर हो सका तो अगली टाइम में हम स्टार्ट कर देंगे। तो कैंसर भी जो है वो सेडिमेंट्री लाइफ स्टाइल डिजीज है। और वो आर्थराइटिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस, गाउट, ये सारे के सारे ये सब सेडिमेंट्री लाइफ स्टाइल डिजीज है। ज्यादातर देखा गया महिलाएं ही गाउट से और आर्थराइटिस से अमूमन देखा गया है कि इनको ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है। अब से पहले हमारी दादी, माताजी या और पूर्व दादी नानी को ये बीमारियां नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि उनका दिन भर की जो दिनचर्या थी, उठने बैठने वाली थी। जमीन पे बैठ के भोजन बनाना, फिर खड़े होके कुछ और कार्य करना, फिर थोड़ी देर में पोछा लगाना, फिर झाड़ू लगाना, ये सब जो उनकी दिनचर्या में काम जुड़े हुए थे, इस वजह से उनको ये दिक्कतें नहीं होती थी। आज क्या है, हर काम खड़े, खाना खाते हैं खड़े होके, बनाते हैं खड़े होके, झाड़ू लगाते हैं खड़े होके, यहाँ तक कि अब तो झाड़ू लगती नहीं है, अब तो वैक्यूम क्लीनर आ गया है, बस यूं उठाते हैं, उसको सफाई करते हैं। सारी चीजें हम पूरी डिपेंडेंसी मशीन डिपेंडेंट हमारी जीवन हो गया। अब जब मशीन डिपेंडेंट हम जीवन जिएंगे तो हम शरीर भी अपना मशीन की तरह बना लेंगे। तो अब उसमें बस यही है, बाहर से आप ऑयल डालिए, बाहर से ग्रीसिंग करवाइए। जो नेचुरल ऑयल ग्रीसिंग आपकी बॉडी में होनी चाहिए वो नहीं है, जो भगवान ने अपने आप दिया है, जो होल टाइम आपको प्रॉपर पूरी जीवन के लिए एक निश्चित कंटेंट पूरा डाल दिया है, और वो सॉफ्टवेयर आप बिगाड़ ली हो, तो आप फालतू जो दिन भर आप साफ करिए, उसमें ऊपर की चीजें डालते रहिए, उसी से आपको नुकसान मिलता है। यही कारण है कि हम बीमारियों में ग्रसित हो जाते हैं। और किसकी बल्ले बल्ले होती है वो तो आप समझ रहे हो। जब बीमारी हमारे को होगी, फायदा कोई और लेगा। चलिए, उसके बाद सेडिमेंट्री लाइफ स्टाइल के साथ साथ एक और है, रेडिएशन थेरेपी जो होती है। यदि आपने सुना होगा, चेस्ट का एक्सरे बार बार अगर कराया जाता है, सामान्य तौर पर ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट का या किसी भी पेशेंट का जब बार बार चेस्ट का एक्सरे होता है, तो उनको भी ये बीमारी होने की संभावना होती है। और कुछ सर्टेन टाइप के कैंसर्स होते हैं, उनमें भी ये बीमारी होने की संभावना हो जाती है। अब बात करते हैं कि इनके अतिरिक्त जो मेन हमारे ये सीएडी के जो सिम्टम्स हैं उनके विषय में। अब सिम्टम्स में आप सामान्य तौर पर देखेंगे कि चेस्ट पेन होता है, एंजाइना जिसे बोलते हैं, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेना, पल्पिटेशन, हृदय की जो धड़कन है वो ऊपर नीचे हो जाना। एक चीज आपने फिजियोलॉजी में पढ़ी होगी, पुर्किंजे बंडल्स, हिंस बंडल्स, पुर्किंजे और वो ऐसे नोट्स। एक थोड़ा सा स्लिप हो गया, एक मैं चीज आपको और बतानी थी। आपकी शरीर में एक वैद्युत शक्ति भी कार्य करती है, और वह वैद्युत शक्ति प्राण ऊर्जा के माध्यम से ही बनती है। बनाता कौन है? आपने सामान्य उसमें देखा होगा कि बिजली, जो आप लाइट जल रही है अभी, सारे इक्विपमेंट लाइट के इलेक्ट्रिसिटी के भरोसे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बनाता कौन है? पानी के जरिए बनाई जाती है, डैम बनाया गया या नहर नदी के आधार पे उनसे बनाते हैं। हमारे शरीर में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है ब्लड स्ट्रीम
रिवर, और वह ब्लड स्ट्रीम रिवर का मेन जो सोर्स है, मेन केंद्र है, सेंटर है, वो क्या है? हार्ट। हार्ट पे आपने ऐसे नोड पढ़ा होगा, एबी नोड, एसए नोड, पुरकिंजे और हिंस बंडल्स, इनको सबसे फिर से पढ़िएगा, फिर से फिजियोलॉजी पढ़िएगा, तो आपको समझ में आएगा कि जो पोटेंशियल है हमारी बॉडी का, वो भी एक इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। वह इलेक्ट्रिसिटी हमारे शरीर में करंट के रूप में रहती है और वही प्राण शक्ति के माध्यम से संचालित होती है। ये हमने बात यहां से स्टार्ट करी थी, कहां से? शार्टनेस ब्रीदिंग। जब हम हाफ हाफ के बार बार हल्की हल्की ब्रीथ करेंगे, जैसे अभी आजकल कोरोना में बहुत देखा गया, अब की बार हार्ट डिजीज सबसे ज्यादा देखने में आई गई। हम मेरी अपनी सोच ये है कि अब की बार स्टेरॉइड का यूज किया गया और शायद यही कारण विशेष तौर पर रहा कि हार्ट डिजीज बनी। और यही मायो जो क्या ब्लैक फंगस, उसके लिए भी मेरे को यही लगता है, यही कारण है, क्योंकि उसका एक्स्ट्रा यूज किया गया स्टेरॉइड्स का, और उसी वजह से ये हार्ट की प्रॉब्लम हुई। और हार्ट प्रॉब्लम में लोगों ने अपने आप खरीद खरीद के, डॉक्टर से मतलब ही नहीं, छिपके बैठे हैं कि हमें कोरोना हो गया, कोई जान ना जाए, तो अपने आप जाके ला रहे हैं, खा रहे हैं, डॉक्टर से भी बोल, उनसे पता करके, उनसे मिल भी नहीं रहे हैं, तो उसका दुष्परिणाम ये निकला। तो एक तो ये शॉर्ट पल्पिटेशन, पल्पिटेशन में ये हमने पल्पिटेशन देखा है कि छोटे एज में भी देखा गया है, 14 साल से लेके और 20-21 साल के बच्चों में भी हमने देखा है कि ये पल्पिटेशन की प्रॉब्लम होती है, यानी थोड़ा सा चले, तेज तेज धड़कन हो गई, हार्ट रेट बढ़ गई, या फ्लैक्चुएट कर रही है, वो कंडीशन भी आगे अगर इस पे ध्यान न दिया गया तो आगे चल के ये सीएडी में परिवर्तित होने की संभावना रहती है। और सबसे खास बात, स्वीटिंग। अगर पसीना बहुत ज्यादा आता है या आपके शरीर से पसीना बिल्कुल ही नहीं निकलता है, आप पसीना निकालते ही नहीं है, वो कंडीशन भी इसके लिए इसका एक तरह से सिम्टम देखने में आता है। वॉमिटिंग भी लगे, जी मिचलाना हो, नौसिया वॉमिटिंग की कंडीशन हो, ये भी इसमें देखने को मिलता है। और एक सबसे खास बात, हार्ट अटैक फर्स्ट टाइम हो, सिंपल सा हो, या वो हाई लेवल का सेकंड टाइम का हो, तो ये यानी कि सीएडी की सिम्टम्स में आते हैं। एक और बात, सबसे में डिजीनेस और हल्कापन सर में, जो उसमें सर में हेडेक जिसे बोलते हैं, तो हेडलेसनेस, हेडलेसनेस मीन्स है कि आप यूं करें तो ऐसा लगे सर है ही नहीं, हल्का हो गया, एकदम गिरा जा रहा है वो। और डिजीनेस, हर समय बिल्कुल आलस्य सा महसूस, एक आलस्य होता है, एक आलस्य से भी और उसकी परा स्थिति। आलस्य ये कि हम मन में है, कर बार बार आत्मा कह रही ये काम को कर लो, लेकिन हम चुपचाप मसट मार के पड़े नहीं जाए, अरे कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, वो हो गया प्रमादी। एक आलस्य दो तरह का है, एक प्रमादी अवस्था और एक आलस्य की परावस्था। आलस्य की परावस्था कहलाती है जब हम ऐसी जिंदगी को जिएंगे तो एक स्थिति आएगी कि हमारा वैसा ही नेचर बन जाएगा, और वो व्यक्तित्व है हमें डिजीनेस में परिवर्तित कर देता है कि हम बिल्कुल आलसी, मन ही नहीं होगा कुछ करने पर, चुपचाप, किसी का कोई प्रभाव नहीं हमारे ऊपर, वो कंडीशन। अब इन सब के लिए सबसे बेटर है कि प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर। इसमें सबसे बढ़िया जो तरीका है कि आप अपने आप को इस तरह के रोग होने से बचा लें, उसके लिए प्रिवेंशन रखें। अब प्रिवेंशन के लिए ही ध्यान रहे, कभी भी योग के जितने भी आसन प्राणायाम है, ये इनका उपचार नहीं है, इस रोग के उपचार नहीं है, रोग उपचार में सहायक हैं। और कभी कभी देखा गया है कि जब शरीर में रोग, बहुत से लोग दावा करते हैं मैंने ठीक कर दिया, योगा करा के ठीक कर दिया, उन्होंने योगा करा के ठीक नहीं कर दिया, जो मेडिसिन वो यूज कर रहे थे, जो इन्फर्मिटी आई है उसके लिए मेडिसिन तो कंपलसरी है, मेडिसिन यूज कर रहे थे, लेकिन अगर उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल में योग को शामिल कर लिया तो वो मेडिसिन का इफेक्ट होने लगा, जल्दी रैपिडली इफेक्ट दिखा, और हमारी इम्यून पावर, जो हमारी आत्मशक्ति है, वो बढ़ गई। जब आत्मशक्ति बढ़ेगी तो धीरे धीरे मेडिसिन की डिपेंडेंसी कम होगी, इम्यून पावर बढ़ेगा, इम्यून पावर बढ़ेगा तो हम अपने आप में ठीक हो जाएंगे। और एक और इसमें एक विशेष बात है कि यदि हम उस स्टाइल को फिर छोड़ देते हैं, जो हमने नई योगिक स्टाइल, लाइफ स्टाइल को जीने की व्यवस्था कर ली और उसको फिर से छोड़ के अब हम ठीक हो गए, अब हम फिर से वही पुरानी जिंदगी में चले जाएं, तो आप पुरानी जिंदगी में जाएंगे, फिर उसी कुएं में एक बार गिर पड़ेंगे। तो इससे बेटर है कि आप जो नई लाइफ स्टाइल को फिर से आपने आत्मसात किया उसको
आप होल लाइफ अगर बनाए रखें तो आप बेटर है कि आप हर समय ठीक रहेंगे। तो अब इसमें मैनेजमेंट की जब बात आती है तो इसमें योग के अनुसार 2 तरह का मैनेजमेंट हम लोग देते हैं। एक है डाइटरी मैनेजमेंट और दूसरा है यौगिक मैनेजमेंट। कितना हो गया टाइम बेटा? 1 घंटा हो गया? सत्यम, सब चले गए क्या? हाँ, 45 मिनट हुआ है। चलो 10-15 मिनट और। हाँ, 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 हाँ। तो 10-15 मिनट और कर ले रहे हैं। 1 ही घंटे का रखेंगे क्योंकि ओवर ना हो जाए, देखें। चल रहा है अभी तो। हाँ, तो अ, उसके बाद फिर रोक के फिर से भले ले लें, लेकिन अभी एक साथ नहीं लेंगे, हाँ? तो डाइटरी मैनेजमेंट में हम अब इसमें क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं? सबसे खास बात, फाइबरस डाइट यूज़ होनी चाहिए। उसके बाद ज़्यादातर हमारे योग के अनुसार अगर देखा जाए तो हमें सात्विक भोजन को ही प्रेफ़र करना चाहिए। कभी-कभी राजसी भोजन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सात्विक भोजन को विशेष तौर पर वरीयता देनी चाहिए। सात्विक भोजन के बारे में हम पहले बता चुके हैं, उनके बारे में बार-बार बताना ठीक नहीं है। आप सब समझने लगे होंगे, सात्विक भोजन कौन-सा होता है और रासिक भोजन कौन-सा होता है। हाँ, इस समय में जो इस टाइम का पैंडेमिक जो चल रहा है, इसमें कुछ तामसिक आहार हम यूज़ कर रहे हैं, वो काहे के लिए? प्रिवेंशन के लिए, बचाव के लिए। जैसे आप रोज पेपर में देखते होंगे कि कच्चा प्याज यूज करें या लहसुन का यूज करें, प्रयोग करें, तो आप कोरोना से बचे रहेंगे। जबकि योग कहता है कि लहसुन और प्याज तामसिक आहार हैं। अब बात आती, जब हम तामसिक आहार को मना कर रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि आसुरी शक्तियों के दमन हेतु आसुरी शक्ति का ही प्रयोग करना चाहिए। तो अब ये कोरोना है कौन सा? नेचुरल तो है नहीं। भाई हमारी अपनी सोच है, नेचुरल तो है नहीं। जब नेचुरल वे में ये है नहीं, हर बार म्यूटेंट कर रहा है, हर बार उत्परिवर्तित होकर रूप बदल ले रहा है। तो आप सभी जान रहे हो रावण में भी यही क्षमता थी, रूप बदल बदल के आता था। तो आसुरी शक्ति हो गया। तो आसुरी शक्तियों के प्रिवेंशन के लिए हमें आसुरी भोजन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ विशेष ध्यान रखना है, केवल आप लंच के भोजन में ही यूज करें, तो आपको उतना ही आपके लिए सफिशियंट है। एक और चीज है, कभी कभी आपने ये देखा है कि संगत से एक दोहा है, संगत ही गुण उपजे संगत ही गुण जाए। लहसुन तामसिक चीज है, लेकिन लहसुन को अगर दूध के साथ पकाया जाए तो वो हमारे शरीर में इम्यून पावर को बूस्ट करता है। और उसको अगर यूज करें दूध में पका के, आप में जो कसैलापन लहसुन में होता है, जब दूध में पका देते हैं और उसमें मिश्री डाल देते हैं तो उसका कसैलापन चला जाता है। यानी कि दूध की संगत पाके, मिश्री की संगत पाके उसका वह जो तामसिक तत्व था वो गायब हो जाता है और वह इसमें परिवर्तित हो जाता है सामान्य राजसी तत्व में, यानी थोड़ा अपग्रेड कर जाता है उसे। और वो अपग्रेडेशन हमारे लिए फायदेमंद होता है, यानी उसे इम्यून बूस्टर की तरह हम लोग यूज करते हैं। इसके एक वो थोड़े-थोड़े से वो हैं, नुस्खे यूँ बोलें उसे, और कुछ बोलते हैं योग की भाषा में। वो हम आप लोगों को बताएँगे तो आप लोग कभी भी इनको यूज़ कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति नहीं यूज़ कर सकता है, सबके लिए अलग-अलग होता है, सबका अनुपान अलग होता है। कितनी कली यूज़ करनी है, कितना दूध लेना है, ये नहीं कि बताया गया तो आप तुरंत यूज़ कर लें, उसको अपने हिसाब से। उसका हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग अनुपान है। उसके बाद भोजन में सबसे मेन चीज़ है कि आप एक तो फलों का अधिक से अधिक प्रयोग करें। फलों में भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे फलों का जो अल्कलाइन फूड जैसे केला वगैरह है, इनका यूज़ करें। हाँ, लेकिन ध्यान रखना है कि अगर आप डायबिटिक हैं, तो आप अपने फिजिशियन से पूछ के, या जो डाइट एक्सपर्ट हैं, या फिर जो योग एक्सपर्ट जो स्पेसिफिक हैं, जो थेरेपेटिक योग एक्सपर्ट हैं, उनसे अलग से कंसर्न करके अपनी डाइट को मैनेजमेंट करके ही तब आप उसमें जो बताया जाए वो लें। दूसरी चीज, ओवर ईट नहीं करें। हमेशा योग ने बोला है मिताहार, यानी आप ऐसा खान भोजन करें, इतना भोजन करें जो आप भूख से थोड़ा कम रहे। तो मिताहार का यूज बताया गया है, तो आप अवॉइड करें किसको? ओवर ईटिंग को। दूसरी और सबसे खास बात है कि आप रिस्ट्रिक्ट करें कौन से? जो फैटी मैटर हैं, जिनमें फैट है, ऐसे फैट मैटर्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें, उनको नहीं खाएँ।
तले हुए भोज्य पदार्थ खास करके स्ट्रीट वेंडर से लिए गए भोज्य पदार्थ या बड़ी होटलों में भी आजकल देखा गया है, आप जो तले हुए भोजन होते हैं जैसे समोसा है या और भी चीजें हैं, तो उनमें वो क्या करते हैं, जो हम ऑयल का यूज करते हैं, वो एक बार गर्म हो गया, उसके बाद फिर उसको डंप कर दिया, फिर दूसरे दिन फिर उसी में और मिला दिया, उसी से बना दिया। तो ये एक बार गर्म होने के बाद, टेम्परेचर बढ़ने के बाद, उसका यूज होने के बाद फिर दूसरी बार उसका यूज नहीं करना चाहिए, तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है। सामान्य तौर पर आपने सबने देखा होगा, आपने घर में आपके दादी-नानी अगर खाना पकाती होंगी, तो एक बार पूड़ी निकाल ली अगर उसमें, तो वो फिर दूसरे दिन उस ऑयल का इस्तेमाल नहीं करती थी, उसे किसी और यूज़ में कर लेंगी या मतलब उसको पूरी तरह से एक ही बार में यूज़ कर लेती थी, जितना बच गया उसे फिर से नहीं रीयूज़ नहीं किया जाता था। उसके बाद सबसे खास बात कि आपको लो साल्ट डाइट लेनी चाहिए। एक बात है, मेरे को इस समय एकदम बिल्कुल एग्ज़ैक्ट चीज़ नहीं याद आ रही कि कितना ग्राम पर डे, शायद 6 ग्राम या और इससे कम, 4.5 मिलीग्राम या ग्राम, मेरे को कंफर्म नहीं याद आ रहा है इस समय। इतना एवरी डे का सेट किया गया है कि आप इतना ही एक व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति के लिए नमक की वो प्रिस्क्राइब किया गया है। आप इससे अगर अधिक ले, हाँ भाई, हाँ भाई। हाँ, 4 ग्राम अभी जो नया, हाँ, वही वही मेरे, यही चीज़ थोड़ा-सा मेरे को कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि अभी जो नया बताया गया है मेरे को याद नहीं रहा। तो वो 4 ग्राम आपको बताया गया है। अब वो पूरे दिन में आपको इनटेक करना है। अब वो 4 ग्राम जो आपको अगर बताया गया है, तो वो 4 ग्राम केवल वो नहीं है कि जो आपने स्पून से लेके अपने भोज्य पदार्थ में मिलाया, यानी सब्ज़ी में, दाल में जो यूज़ किया वो नहीं। जो आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं, आपने सलाद लिया, जिसमें नमक ऊपर से, सलाद में कभी ऊपर से नमक नहीं डालना चाहिए। विशेष ध्यान देने वाली ये बात है, सलाद में ऊपर से नमक डाल के कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो जब आपने ऊपर से अगर नमक लिया है, वो नुकसान कर दे होता है। अब इनके अतिरिक्त जो सलाद खा रहे हैं, उसमें भी नमक अपने आप इंडिविजुअल नमक होता है। आपने हरी सब्जियाँ खाई, सब्जी में पत्ते सलाद में यूज़ करे, मूली खाई या कोई चीज़ खाई, उसमें इंटरनल नमक है और वो नमक भी उसी में काउंट किया जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर 4 ग्राम बताया गया तो आप 3.5 ग्राम जो है वो आप यूज़ करें। उसके बाद जो बाकी मतलब थोड़ा कम ही लें, लो साल्ट डाइट आपकी होनी चाहिए। और सबसे खास बात है, रिफाइंड फूड जो होता है उससे बचें। रिफाइंड चाहे वो आपका ऑयल हो, चाहे रिफाइंड आपकी एवरी आइटम जो भी रिफाइंड चीज़ें हैं, वो सारी प्रोसेस्ड फूड जितने हैं उन सबसे बचें। डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ में का अर्थ ये है कि ऐसे भोजन से, जैसे आजकल तो रसगुल्ले और रसमलाई ये सारा पैकिंग में आ रहा है। अब तो देखते हैं कि अब तो क्या होता है, रक्षाबंधन पे ज्यादातर हम देखते हैं कि परिवार में लोग डिब्बे वही वाले पैकिंग, अरे हम तो वहां से लाए, अरे सुन के बड़ा, अब उनको वो भी ये कह देते हैं कि भाई हम ले तो आए, कम से कम इस पे विश्वास तो है, इसमें कोई मिलावट नहीं होगी, लेकिन वो हलवाई के यहाँ से लाओ, पता नहीं वो क्या दे दे। अरे भाई, अब वो पुराना टाइम, हमारी बुआ लोग आती थी तो वो तो घर ही में खोया दूध मंगा के और खोया बना के तब लेके आती थी। लेकिन अब किसी के पास टाइम नहीं, कौन बनाएगा भाई? उतनी देर वो टीवी का सीरियल छूट जाएगा, तो कहाँ से फिर करेंगे? या इतना हो सकता है कोई ज़रूरी काम इतने हैं उनके पास, नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हमें नेचुरल फूड पे ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड रहना चाहिए। अब आती है बात यौगिक मैनेजमेंट की। यौगिक मैनेजमेंट में सबसे जो इसके लिए विशेष उपाय है, वह है आपको सबसे फ़ायदेमंद अगर देखा जाए तो शवासन, और उसमें भी योग निद्रा। शवासन में जाके योग निद्रा का अभ्यास अगर व्यक्ति करता है, तो वह उसके लिए बहुत ही उपयोगी होता है। कुछ क्रियाएँ भी हैं, जो जैसे क्रियाओं में जल नेति और सूत्र नेति। हम चाहते थे कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इनको सबको कम से कम जल नेति तुम लोगों को ज़रूर आनी चाहिए। और एक बार अगर नहीं होगा, अभी जब ये एग्ज़ाम दे लो तुम लोग, अभी शायद ये एग्ज़ाम इसके चलने वाले हैं ना, ये हो जाएँ बैक पेपर के, अगर किसी का हो तो, या और किसी कारण से, तो एग्ज़ाम हो जाएँगे तो हम तुम लोग को सिखाएँगे एक बार। सूत्र नीति तो मुश्किल थोड़ी पड़ जाएगी, लेकिन जल नीति तुम लोगों को ज़रूर सीख लेनी चाहिए, वो पूरी लाइफ़ तुम्हारे काम आएगी। तो क्रियाओं में सबसे फ़ायदेमंद है सूत्र नीति और जल नीति। क्यों है फ़ायदेमंद, इसका अभी समय नहीं, हम आपको आगे कभी बताएँगे। और कुछ सिलेक्टेड प्रैक्टिस हैं किसकी, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की।
इस यौगिक सूक्ष्म व्यायाम में सिलेक्टेड प्रैक्टिस जो हैं वो हम आपको प्रैक्टिकल के जब कभी क्लास होंगे उनमें बताएंगे। योगासन जो आप सुनते होंगे, बहुत सारे आजकल योग के प्रोग्राम चल रहे हैं उनमें इसके लिए बोल देते हैं, लेकिन उनका किसको कौन को क्या, लेकिन जो सिलेक्टेड आसन है वो हम नाम लिए दे रहे हैं। जैसे उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, सरल मत्स्यासन। उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, सरल मत्स्यासन, ऊष्ट्रासन, गोमुख आसन और कटि चक्रासन और ऊर्ध्व हस्त उत्तान आसन, भुजंगासन और शवासन। ये आसन जो हैं इसमें फायदेमंद हैं, लेकिन हर व्यक्ति के जो आपका पेशेंट आता है उसकी केस हिस्ट्री टेक कर मतलब लेने के बाद फिर आप उस पे प्रिस्क्राइब करेंगे कि इसको कौन सा आसन कराना उचित रहेगा। ये तो सिर्फ एक सामान्य वे में आपको बता दिया कि ये आसन इसके लिए हैं। इनके अतिरिक्त कुछ आसन हो सकते हैं, उसकी पर्टिकुलर अवस्था के अनुसार कराए जा सकते हैं, लेकिन ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट आसन है जो इनमें कराए जाते हैं। लेकिन हर पेशेंट की जो शारीरिक स्थिति है उसके अनुसार, उस समय की स्थिति के अनुसार उसको इन आसनों में से कुछ सेलेक्ट करके तब कराए जाएंगे। प्राणायाम, प्राणायाम में सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्राणायाम इनके लिए हैं। कौन कौन से? नाड़ी शोधन और दूसरा है नाड़ी शोधन शीतली शीतकारी, और तीसरा है सबसे खास भ्रामरी प्राणायाम। नाड़ी शोधन में विशेष ध्यान रखना है, कुंभक नहीं लगाना है। शीतली शीतकारी प्राणायाम में आप जो शीतली प्राणायाम करने की एक प्रक्रिया है कि आपने चोंच बनाई ऐसे विसिल लाइक और श्वास को भरा और वो पी जाते हैं, और पीना नहीं है, इसमें श्वास को वहीं रोक लिया, थोड़ी देर हल्की देर बस आपने रोका और रोक के नॉस्ट्रिल के थ्रू एक्सेल कर दिया। रिटेन नहीं करना है, कहीं भी ब्रीथ को आपको रिटेन नहीं करना, रोकना नहीं है, ये विशेष ध्यान देने वाला। मेडिटेशन में तरह तरह के मेडिटेशन इसमें नहीं कराए जाएंगे। सबसे मेन मेडिटेशन है ब्रीथ अवेयरनेस यानी विपस्सना का प्रारंभिक चरण, कायोसर्ग का प्रारंभिक चरण, या कायोसर्ग का नहीं, प्रेक्षा मेडिटेशन का प्रारंभिक चरण। ओम चैंटिंग और ओम मेडिटेशन सबसे मोर इफेक्टिव मेडिटेशन है। इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात है, मेडिटेशन और भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति से इन तरह के पेशेंट को दूर रखना है। अब हमने एक शब्द यूज किया मेडिटेशन, कौन सा मेडिटेशन? जो डीप मेडिटेशन की प्रोसेस है, जैसे प्रेक्षा मेडिटेशन के 4 चरण करवा दें, नहीं कराएंगे। किसी भी व्यक्ति को केवल ओम चैंटिंग और ओम मेडिटेशन या सामान्य तौर पर उन्हें ब्रीथ अवेयरनेस के मेडिटेशन के प्रारंभिक अवस्था वाले पार्ट को ही कराया जाएगा इन तरह के पेशेंट में। सबसे खास बात और एक और है कि इसमें जो स्पेशल प्रैक्टिस हमने सबसे पहले बताया आपको, योग निद्रा, किसमें? शवासन में आके योग निद्रा शवासन में। और यदि आप वर्किंग पर्सन हैं, यदि वह व्यक्ति वर्किंग पर्सन है, तो ऑफिस में काम कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, उसका इस डिजीज में सफर कर रहा है, मेडिसिन भी चल रही है, तो वो टीडीएस सुबह दोपहर शाम अंतर मौन का अभ्यास करे। अंतर मौन, चुपचाप बैठे ऑफिस में और शांत होके बिल्कुल शिथिल कर लिया, शरीर को सामान्य अवस्था में ले आए और श्वास प्रश्वास पे पहले ध्यान दिया और धीरे धीरे बिल्कुल फिर अंतर मौन, यानी कौन का? अंतर मौन का अभ्यास। इसमें 3 टाइम अगर करवाते हैं और बेड टाइम पे भी करवाने लगते हैं तो इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है सबसे। और इसमें विशेष तौर पर हमें ये देखना है, इसके कंट्राइंडिकेशन हमने बीच में बोल भी दिए, किसी भी स्थिति में भस्त्रिका प्राणायाम नहीं कराना है, कपालभाति प्राणायाम नहीं करवाना है, और डीप मेडिटेशन की टेक्निक्स पे नहीं जाना है। अब हम इसके जो विशेष जो एक तरह से हाँ बेटा, हाँ अच्छा, बीच में ब्रेक कर लें, चलो तो फिर हाँ हाँ, तो अभी हम ऐसा करते हैं, ये 2-4 लाइन और बोल देते हैं। इसके प्रिवेंशन के लिए सीआईडी के प्रिवेंशन के लिए नॉर्मल सामान्य तौर पर नॉर्मल आपकी जो प्रॉपर डाइट हो, आपका सही समय पर व्यवस्थित खाना होना चाहिए, लो साल्ट डाइट हो, और रेगुलर एक्सरसाइज एवरी टाइम, कम से कम सुबह और शाम। जिम नहीं, हम बोल ध्यान रखना, जिम जाने से आपको हार्ट डिजीज में प्रिवेंशन नहीं मिलेगा।
योग की योगिक क्रियाएं करें या सामान्य जो एक्सरसाइजेज हैं उनको, सूक्ष्म योगिक क्रियाएं हैं जैसे, इनको सबको यदि आप करते हैं, थोड़ा बहुत शरीर की पसीना आपका शरीर से निकलता है, कैलोरी बर्न होती है, वो स्थिति आपके लिए बेनिफिशियल है। उसके बाद किसी भी कंडीशन में अल्कोहल को इनटेक नहीं करना है। आपका यदि वजन बढ़ा हुआ है तो उसे वजन घटाने की तरफ, रिड्यूस करने की तरफ आप ध्यान दें कि आप जितनी जल्दी हो सके अपने वजन को घटाने की कोशिश करें। उसके प्रोसेस अलग अलग हैं, कभी सब आपको बता ही चुके हैं, लेकिन उस पे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। और एक विशेष बात यह है कि आपकी प्रॉपर ईटिंग और लिविंग हैबिट्स, प्रॉपर ईटिंग और लिविंग हैबिट कंपलसरी है। इस पे विशेष प्रिवेंशन एस्पेक्ट में आता है कि आपका जो निश्चित समय पे आप खाएं, निश्चित समय पे आपका लिविंग हैबिट में कि आपका सुबह से लेके और बेड पे जाने तक, यहां तक कि निद्रा में जो सोने की अवस्था है वह भी आपकी सही हो, सुचारू हो। सोने की अवस्था यानी आपकी, ऐसा नहीं कि पूरी रात आप सपने ही देखते रह गए तो आप सही से सोए नहीं ना। आपको निद्रा में जाना है। स्वप्नावस्था, निद्रावस्था और जागृत, सुषुप्त और स्वप्न, ये तीन अवस्थाएं हैं। तो आपको जागृत अवस्था में रहे, एक बहुत से लोग होते हैं तंद्रा में गए, लेटे हैं चुपचाप, हाँ भाई क्या हुआ, लेट गए, सोने जा रहे, सो गए, तो वो आंख बंद किए पड़े हैं, वो तंद्रावस्था है। उसके बाद फिर वो स्वप्न जो दिन भर में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, वो आ गया, स्वप्न में दिखने लगे। और एक स्थिति होती है कि आप एकदम सुप्तावस्था में चले जाते हैं। तो यानी सुप्तावस्था में आप जब उठ के उठते हैं तो आपका शरीर बड़ा हल्का, तरोताजा महसूस होता है, वो है सुप्तावस्था। एक ये, और आपको दिन में कम से कम 1 घंटा फिजिकल एक्सरसाइज ऐसी करनी है जिससे आपके शरीर से पसीना निकले। और आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करना है। अगर किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति डायबिटीज में सफर कर रहा है तो वो डायबिटीज को कंट्रोल करे। सारी बात का एक सार निचोड़ निकल के आता है कि आप यौगिक लाइफ स्टाइल को जीना प्रारंभ कर दें तो इन तरह की बीमारी से बच भी सकते हैं, और अगर सफर कर रहे हैं तो उससे छुटकारा भी पा सकते हैं। आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। आज के टॉपिक का रहा है क्या, यौगिक मैनेजमेंट ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज। और लगभग हमने जितना हो सका लगभग संपूर्ण पूरा इसमें कवर कर दिया, और जो थोड़ा बहुत बचा भी होगा वो हम आपको मैटर भेज देंगे व्हाट्सएप पे। ठीक है बेटा। और अब दूसरी क्लास चाहें, अभी हम बताते हैं फिर। हाँ, ये बारी कंक्लूड कर रहे हैं। हाँ ठीक, ठीक है, ठीक ठीक, ओके बेटा। अच्छा अच्छा, चलो, हमें भी उलझन हो रही, देखो तुम्हारे कहते ही लाइट आ गई। ठीक ठीक, ओके ओके बेटा। ठीक है, आज 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 तुम, ठीक है, ओके ओके। अच्छा सुनो, वो स्क्रीनशॉट लेके दोनों भेज दो मेरे को, मेरे उसका उसका भी ले लेना, मेरा वाला। यानी बीच में लेफ्ट कर जाते हैं बहुत से हैं। ठीक है, ओके।